बेलारूस में अपार्टमेंट खरीद के कैसे सेटल हों, प्रोसेस कैसी होगी, कैसे अपार्टमेंट खरीदें, कैसे आएँ, कैसे वीज़ा लें। अगर आपके ये सवाल हैं, ये वीडियो देखते रहिएगा। इस वीडियो में ये सभी सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। बेलारूस में अपार्टमेंट कैसे खरीदें, कितना बजट होना चाहिए, क्या प्रोसेस है, कैसे आएँ, कैसे वीज़ा मिलेगा। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। दोस्तों, आप सभी ने मुझसे पूछा कि बेलारूस में हम आकर के रहना चाहते हैं। चाहे आपका कोई भी काम हो, चाहे आप पेंशन पा रहे हो या आपकी इनकम बाहर हो रही हो और आप सिर्फ बेलारूस में रहना चाहते हैं। मतलब आपके पैसे हैं, आप बेलारूस में रहना चाहते हैं और उसके लिए आपको रेसिडेंस परमिट चाहिए। कई लोग सिर्फ रहने के लिए कंपनी बनाना चाहते थे। कंपनी बना के मत आइएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी बनाने पे टैक्सेशन की लायबिलिटी भी होती है और अगर आप कोई बिजनेस नहीं चला रहे हैं तो आपका परमिट कैंसिल भी हो सकता है। तो खाली कागज़ों के लिए कंपनी मत खोलिए। अगर आपको सिर्फ रहना है तो एक अपार्टमेंट लीजिए आपके बजट के हिसाब से। अब आप ये मुझसे पूछेंगे कितने बजट से भी बेलारूस में रहा जा सकता है, उसका प्रोसेस फ्लो क्या है और बेलारूस में आकर के कैसे अपार्टमेंट लें, कब लें, क्या तरीका है, क्या कानून है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मेरी जो सलाह है वो मेरा अनुभव है। अपनी ज़िंदगी में लाने से पहले किसी लीगल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। बेलारूस में अपार्टमेंट लेने पे भी आपको बेलारूस का रेसिडेंस परमिट मिल जाता है। कब तक ये रेसिडेंस परमिट मिलेगा? आप लाइफ टाइम के लिए इसे रिन्यू करा सकते हैं। हर साल आपको एक बार रिन्यू इससे कराना होगा। और वैसे भी बेलारूस में आप 5 साल रहते हैं तो आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं और पीआर के बाद आपको इस अपार्टमेंट को रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप टेक्निकली पूरी ज़िंदगी भर हर साल रिन्यू करा करके भी टीआरपी ले सकते हैं अगर आप पीआर नहीं भी लेते हैं तो कानून ये कहता है अगर आपके पास में बेलारूस में कोई रेसिडेंस है, लिवेबल होना चाहिए, असली होना चाहिए। अगर आपके पास में है तो आप बेलारूस में आकर के रह सकते हैं। इमिग्रेशन आपको रहने की अनुमति दे सकता है। लेकिन वो मकान या वो अपार्टमेंट सच में लिवेबल होना चाहिए। लिवेबल का मतलब क्या है? लिवेबल का मतलब उसमें आपके सोने की जगह इंसानों के सोने लायक होनी चाहिए, उसमें आपके खाना पकाने की जगह होनी चाहिए, उसमें पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें बाथरूम होना चाहिए और साथ ही साथ में उसमें हीटिंग, और क्योंकि बेलारूस में विंटर भी होती है, माइनस में भी जाता है, तो हीटिंग का टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें वो हो तो फिर वो योग्य होगा, वो मकान आपके रहने योग्य। इलेक्ट्रिसिटी भी होनी चाहिए, चालू होनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें। हालांकि बेलारूस में सब जगह इलेक्ट्रिसिटी है पर मैं कानून बता रहा हूँ। तो ये सभी चीज़ें हैं। इमिग्रेशन के जब आप इंस्पेक्शन होता है तो आते हैं, उसकी आपकी तस्वीरें भी लेते हैं, उसका प्रूफ भी बनाते हैं, आपकी एक फ़ाइल बनती है। अगर उसमें कोई चीज़ें नहीं होंगी तो आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। ये ज़रूर याद रखिए। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि कानून ये कहता है कि अगर आप अपार्टमेंट से आप बेलारूस में आकर के परमिट लेते हैं तो आपको उसी अपार्टमेंट में रहना होगा। अगर आप ने कहीं पे लिया और कहीं और जाके रहना चाहते हैं तो ये लीगली अलाउड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने कोई गांव में अपार्टमेंट लिया और आप जाके मीन्स शहर में किराए पे रह सकते हैं? नहीं। आपने जहाँ पे अपार्टमेंट लिया है, आपने ये मांगा है कि मैंने ये मकान लिया है, ये अपार्टमेंट लिया है और मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। तो अगर आप किसी दूसरी जगह में जा करके घूमने जा सकते हैं, घूमने जाने में मना नहीं है, और 3 दिन से ज़्यादा के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा टेम्प्रेरी वहाँ की इमिग्रेशन में। और होटल में रुकते हैं तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं, दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं, पार्टी के लिए जा रहे हैं, घूमने जाने में मना नहीं है, लेकिन अगर आप परमानेंटली कहीं जाके रहना चाहते हैं तो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। और इमिग्रेशन आपका जब कागज़ दिखेगा कहेगा आपको मकान के बेस पे लिया हुआ है, अपार्टमेंट के बेस पे लिया है और आप यहाँ पे क्यों रह रहे हो, कोई पर्पज़ नहीं है, तो आपका रिजेक्ट कर देगा। इसका मतलब आपका मकान रहने लायक नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास कोई पर्पज़ है उस शहर में रहने का, मान लीजिए आपने मकान से टीआरपी ली है लेकिन आप मीन्स शहर में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं या कोई प्रोग्राम है या कोई मेडिकल का काम है या आपने कोई बिजनेस शुरू कर लिया है, मतलब अगर आपका उस शहर में कोई पर्पज़ है तो हाँ, फिर आप कर भी सकते हैं, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए। इसके लिए लीगल एडवाइस ज़रूर ले लीजिएगा किसी एक्सपर्ट से। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं लेकिन आप अगर शहर बदल करके रहना चाहते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए, कई बार आपके छोटे बच्चे हैं और आप उन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, आप उस गाँव में आपने मकान लिया है, वहाँ इंग्लिश मीडियम का कोई स्कूल नहीं है या कोई भी एक विशेष कोर्स जो है चाहते हैं वो नहीं है, वो मीन्स में ही है, तो अब आप ले सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों के लिए आपको एक लीगल एक्सपर्ट की या इमिग्रेशन में जा करके मदद मांगनी पड़ेगी, तो वो आपको गाइड कर सकेंगे। तो ये कानून आप समझ लिया आपने। अब आगे, अब बेलारूस में प्रॉपर्टी आपने ली
तो कितने की हो सकती है? देखिए, अगर आप मीन्स शहर में कोई बात करें, मेरे दोस्त ने आज से 1 डेढ़ साल पहले एक 1 BHK, याद रखिए बेलारूस में अगर 2 रूम कहता है इसका मतलब 1 BHK है। बेलारूस में हॉल को भी रूम कहा जाता है। तो मेरे दोस्त ने 1 BHK लिया, तो उसने लिया $1.25 का, मतलब लगभग 1 करोड़ रुपए का। आप समझ रहे हैं? तो मीन्स में फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट इस कीमत के आते हैं। अगर आपको कोई बहुत सस्ती कीमत में बता रहा है उस पर बिलीव मत कीजिए। अगर आपको बहुत कोई सी पुरानी बिल्डिंग में अगर आप ले रहे होंगे तो आपको 70-80 हज़ार डॉलर में भी मिल सकता है 1 BHK, लेकिन फिर उसकी हालत कैसी होगी आप समझ सकते हैं। क्योंकि अपार्टमेंट जो होते हैं आने वाले समय को उनकी एक एज होती है और वो बूढ़े हो जाते हैं, तो वो भी एक ध्यान रखिएगा। और अगर कई आपको कहेंगे कि बहुत सस्ते में मुझे स्टूडियो में एक कमरा मिल सकता है, लेकिन याद रखिए बेलारूस में अगर आप किसी नए बिल्डर के पास जाके अपार्टमेंट ले रहे हैं, मैंने वीडियो बनाया ध्यान से उसको देख लीजिएगा। अगर आप बेलारूस में कोई अपार्टमेंट ले रहे हैं तो उस अपार्टमेंट में बिल्डर कुछ भी नहीं देता है, फ्लोर भी नहीं, बाथरूम भी नहीं और दरवाजे भी नहीं और दीवार में कोई प्लास्टर भी नहीं, बिल्कुल एम्प्टी स्ट्रक्चर बिल्डर देता है और वो सभी आपको बाद में कराना पड़ता है। तो ये ज़रूर याद रखिए, जब आपको कोई प्राइस बताई जा रही हो तो वो अगर आप बिल्डर से ले रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा कि उसमें क्या क्या कंप्लीशन मिलता है। कुछ भी नहीं होगा, अंदर के दरवाजे भी नहीं होंगे, बाहर का एक दरवाज़ा खिड़कियाँ लगी होंगी, अंदर का कुछ भी नहीं होगा, ऐसे भी बिल्डर से मिलता है। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको इन सब चीज़ें कराने में बहुत पैसे लगेंगे, फर्नीचर कराने में। मेरी सलाह है कि फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट सेकेंडरी मार्केट से लीजिएगा, भले 1 साल पुराना ही लें तो भी चलेगा, लेकिन फुली फर्निश लें, आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। खुद काम कराना बहुत महंगा पड़ेगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि बेलारूस में कंप्लीट अपार्टमेंट लें। कीमत क्या हो सकती है? मीन शहर का ये मैंने कीमत बताई। अगर आप किसी दूसरे शहर में जाएं तो कीमतें और सस्ती हो सकती हैं, लेकिन उन शहरों के अलग अनुभव हो सकते हैं। जैसे कि आप 1 BHK किसी शहर में 40-50 हज़ार डॉलर में भी ले सकते हैं, लेकिन वो छोटा शहर होगा। और सस्ती कीमत में अगर आप मीन शहर से 1.5-2 घंटे की दूरी पे जाएं तो किसी टाउन में, किसी कस्बे में आप अपार्टमेंट लगभग $15,000, मतलब भारतीय रुपयों के अनुसार 12-13 लाख रुपए में भी ले सकते हैं। 1 रूम किचन का फुली फर्निश्ड, मतलब हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे के लिए, या हस्बैंड वाइफ के लिए, या सिंगल आदमी के लिए वो इनफ है। फुली फर्निश्ड, उसमें सेंट्रल हीटिंग होगी, उसमें पानी होगा, बाथरूम होगा, किचन होगा, गैस होगा, सभी सुविधाएं होंगी। तो ये बजट में भी आप ले सकते हैं, ये सबसे कम कीमत है। और इससे नीचे खंडहर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। क्यों नहीं कीजिए? खंडहर आपने लिया तो आपकी TRP कैंसिल हो जाएगी, है ना? क्यों कैंसिल हो जाएगी? क्योंकि अगर आपने उसको रहने योग्य उसमें सुविधाएं ना हो तो वो कैंसिल हो जाएगी। ये भी सब चीज़ें याद रखिएगा। अगर आपका बजट कम है तो आप मकान पे न जाएं, बजट कम हो तो अपार्टमेंट लें, क्योंकि कम कीमत में अपार्टमेंट में ही सुविधाएं उपलब्ध कराना पॉसिबल है। मकान के साथ में ज़मीन भी आती है, तो ज़मीन के लालच में अगर आप ये सोचते हैं कि यार मेरे पास तो बहुत बड़ा है ना, 20,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन मिल रही है तो मैं मकान ही लूँ, लेकिन मकान में फिर उतनी सारी सुविधाएं, फिर कीमत बढ़ती जाएगी। तो कम बजट है तो अपार्टमेंट लें, सस्ता वाला लगे लेना है, और अगर आपका ठीक ठाक बजट है मतलब, तो फिर आपको फिर मकान पे शिफ्ट होना है। कीमतों का ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अब आप प्रोसेस कैसे करेंगे? प्रोसेस करने के 2-3 तरीके हैं। मकान किस वीज़ा पे आदमी खरीद सकता है? किसी भी वीज़ा पे, या वीज़ा फ्री भी अगर शेंगन वीज़ा से आया है तो भी आदमी मकान खरीद सकता है। खुद खरीद सकता है या पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू भी खरीद सकता है। तो कोई भी व्यक्ति मकान तो ज़रूर खरीद सकता है, लेकिन अगर आप TRP अप्लाई करें मकान के थ्रू, अपार्टमेंट के थ्रू, तो क्या आप टूरिस्ट वीज़ा में अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मकान वाले के लिए बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ये सब नहीं कर सकते, लेकिन मकान वाले के लिए कहीं नहीं लिखा है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन इमिग्रेशन में जब आप एक टूरिस्ट वीज़ा पे आएंगे, मकान के बाद TRP अप्लाई करेंगे, तो हमेशा वो रिजेक्ट कर दी जाती है। ये प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब वीज़ा आपने लिया था तो आपने लिखा था मैं घूमने जा रहा हूँ, और आप आके कहते हैं मेरा मकान है, मैं रहता हूँ, और इमिग्रेशन आपको इस बात पे रिजेक्ट भी कर सकता है। तो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए हों तो ये तकलीफ़ आपको हो सकती है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और आप इमिग्रेशन वाले के साथ में कानून पे लड़ने नहीं आ रहे हैं। एक नए देश में आए हैं और आप अगर अधिकारी से ही लड़ेंगे तो आपको पता है आपके साथ क्या हो सकता है। तो आप ये ज़रूर समझें, लेकिन कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आप टूरिस्ट वीज़ा का गलत इस्तेमाल न करें, एक तो पहली बात।
दूसरी बात ये है कि क्या मकान खरीदने का क्या तरीका है। कई लोगों को वीज़ा ही नहीं मिलता। आजकल मैंने देखा है कि लोगों के टूरिस्ट वीज़ा भी रिजेक्ट हो रहे हैं, है ना। कई लोगों ने, मैंने किसी का यूट्यूबर का वीडियो देखा, किसी ने वहाँ पे उसे तो वीज़ा मिला था, लेकिन उसने बताया कि कई लोग 1.5 लाख रुपए सिर्फ इन्विटेशन का किसी को दे करके आए थे, उसके बाद उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमारे जो इलीगल लोग जो आ रहे हैं उनके कारण हो रहा है। अभी बेलारूस बहुत सेंसिटिव है और आपकी किसी भी गलत हरकतों पे आपको वीज़ा रिजेक्ट कर देती है एम्बेसी। तो आएँ तो पूरे कागज़ सही करके आएँ, नहीं तो आपने मकान पे काम किया और आपका पूरा भविष्य ही ख़राब हो गया। तो गलती मत करिएगा, है ना। एक अपॉर्चुनिटी को ख़राब मत कीजिएगा। इतनी सस्ती कीमत में पूरी दुनिया में किसी देश में भी रहने को अनुमति नहीं मिली। मकान का फ़ायदा क्या है? आज आपने मकान लिया, कल आप उसे बेच भी सकते हैं ना। आपको बेलारूस से जाना है, 5 साल हो गए, पीआर मिल गया तो भी बेच सकते हैं। तो आपके पैसे आप वापस ले सकते हैं, आप बेच सकते हैं, फ़ायदा भी उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके पैसे लगभग आपको वापस मिल रहे होते हैं, है ना। जल्दी भी, थोड़ा लेट से भी। भाई 2 महीने में नहीं बिकेगा, 3 महीने में बिकेगा, 6 महीने में बिकेगा, आपका मकान तो है आपके पास में, आपका अपार्टमेंट तो है ना आपके पास में। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो दूसरा तरीका क्या है? हमेशा आपको याद रखिएगा, ट्रांसलेटर और एक वकील की ज़रूरत ज़रूर पड़ने वाली है। और सो कॉल्ड वकीलों के चक्कर में मत पड़िए, जो फेक आजकल यूट्यूब में आए हुए हैं, बदमाशों, छपरियों और नंबरियों के चक्कर में मत पड़िएगा। किसी लाइसेंस्ड वकील की ही सेवा लें। इधर उधर के बदमाशों के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि एक दिन आप किसी बड़े नुकसान में आप देखेंगे। क्योंकि वो लोग जिन मकानों को बेच रहे हैं महंगे $20,000 हज़ार में, $15,000 हज़ार में, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपको इन कानून का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आपको उसी वकील की सेवा लेनी है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने लाइसेंस दिया हो, उसे साथ में रखें और वहाँ पे जाएं, आप डील करें। और अगर वो रियल्टर से आप सेवा ले रहे हैं, रियल एस्टेट एजेंट की, तो उसके पास भी लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप किसी की सेवा ले रहे हैं, उससे पूछे, मुझे तेरा लाइसेंस देखना है भाई, पूछें, है ना। तो ये दोनों चीज़ें याद रखें। किसी पुराने साख वाले व्यक्ति के साथ ही काम करें, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। वकील चाहे तो आपके आए बिना भी आपकी पावर ऑफ अटर्नी पे भी आपको मकान दिला सकता है। और मकान, अगर आपके मकान मतलब अपार्टमेंट की बात मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, तो वो अपार्टमेंट अगर आपको मिल गया है तो वो अपार्टमेंट ही आपका ग्राउंड होता है वीज़ा लेने के लिए। अगर आपके पास अपार्टमेंट है, फिर आपको इनविटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने खुद के वीज़ा पे, आपको स्पॉन्सर आपका अपार्टमेंट ही कर देता है, तो आप उससे भी बेलारूस आ सकते हैं। आपको किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका स्पॉन्सर आपका अपार्टमेंट ही हो गया। तो ये एक फ़ायदा है। तो डिपेंड है आपके वीज़ा के स्टेटस। अगर आप खुद का वीज़ा ले सकते हैं, खुद आएँ, नहीं ले सकते हैं, किसी वकील की सलाह लें, वकील को उसकी फ़ीस दें और वो आपके लिए सभी चीज़ें करेगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको ऐसे व्यक्ति बता सकता हूं जिन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की है, जिनका आप रेफरेंस भी बहुत सारे यूट्यूब में ले सकते हैं और वो आपको गाइड कर सकते हैं। पर ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको कोई सर्विस नहीं बेचना चाह रहा हूँ। आप खुद करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको किसी अच्छे व्यक्ति को, इनका रेफरेंस है, मैं आपको ज़रूर दे सकूँगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट में लिखिएगा। कोई सवाल अगर छूट गया है तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा व्हाट्सएप नीचे लिखा है, आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और जब चाहें आपका कोई सवाल हो पूछेगा, आपका भाई बैठा है आपके जवाबों को देने के लिए। हाँ, अगर जवाब देने में डिले होता है माफ़ी चाहिएगा। हज़ारों की संख्या में कॉल्स आती हैं, धीरे धीरे मैं सबको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे लिखिए, थोड़ा ज़्यादा जल्दी मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। फिर ज़रूरत पड़ेगी तो व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये सभी डिटेल मेरी यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, कोई पॉइंट चाहिए जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपका प्यार देते रहिएगा, वीडियो को शेयर करें किसी ऐसे दोस्त के साथ जिसके लिए शायद ये काम आ जाए। और लाइक और तो आपने कर ही दिया होगा और सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, दस विदानियाँ, चाओ चाओ।